गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज से मैराथन कोर्सेज के फुल फ्लेज क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं और क्लासेज की शुरुआत मैं कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से। और इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में जिस टॉपिक को आज और कल मैं पिक करने जा रहा हूं वह है पैराडॉक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात भारतीय आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के विरोधाभास। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिन सब टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है पॉवर्टी, वह टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, वह टॉपिक है हंगर, वह टॉपिक है डेमोग्राफी। इन चार टॉपिक को हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। और अगर इन चारों टॉपिक के कंटेक्स्ट में देखें तो इस टॉपिक को दो कंटेक्स्ट में हमें देखना है। एक कंटेक्स्ट जो हमारा होगा वह है ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट, विथ अपडेशन एंड एप्लीकेशन। और दूसरा हमारा कंटेक्स्ट होगा जिसको हम कवर करेंगे वह है वेरियस रिपोर्ट्स। और इस सेक्शन के अंतर्गत हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इन चारों रिपोर्ट को हम आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। और ये जो कवरेज होगा वह प्रश्नों के थ्रू कवरेज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बिंदु को मैं कवर करने जा रहा हूं, वह है आपको NSSO CSO का विलय। और इस विलय से संबंधित जो विवाद हैं उन विवादों को हम कवर करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला प्रश्न जो मैं पिक करने जा रहा, प्रश्न लिख लें। राइट नाउ इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड क्राइसिस, right now in the backdrop of COVID crisis, India is facing stiff challenges on the front of employment,
which is the logical culmination of economic reform that was initiated in 1991. Comment on this statement. कोविड संकट की पृष्ठभूमि में वर्तमान में भारत रोजगार के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जो 1991 में आरंभ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की तार्किक परिणति है। टिप्पणी करें। प्रश्न आपके सामने ही है और अब इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में हम चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर हम गौर करें तो प्रश्न रोजगार संकट पर केंद्रित है, क्योंकि जब भी आपके सामने प्रश्न होता सबसे पहले डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करें। और अगर आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आप पहचानने की कोशिश करते तो उस स्थिति में आप क्या पाएंगे? तो अगर आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में आप पाते वर्तमान में भारत रोजगार के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अर्थात challenges at the front of एम्प्लॉयमेंट। अब अगर देखें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वह उसको यह किससे जोड़ रहा है? तो यह कह रहा है कि कोविड के बैकग्राउंड में कोविड ने इस संकट को जन्म नहीं दिया, वरन उसने क्या किया? पहले से मौजूद इस संकट को गंभीर बनाया और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वह एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को इकोनॉमिक रिफॉर्म की तार्किक परिणति के रूप में देख रहा है। तो सबसे पहला काम जो हम करें, हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और एक बार हमने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसमें प्रश्न में देखें तो एक तकनीकी शब्द मौजूद है, वह तकनीकी शब्द है कमेंट।
और कमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस पर आपको अपने विचारों को रखना है। आपको अपना ओपिनियन देना है कि यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट कहां तक जस्टिफाइड है, हाउ फार इट इज जस्टिफाइड। तो बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो करेंटली अगर आप देखें तो भारत एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर स्टिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अगर आप देखें कुछ समय पहले विवाद उभरा था, एनएसएसओ की रिपोर्ट लीक हुई थी और उस रिपोर्ट के जरिए ये सूचनाएं सामने आई थी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45 ईयर के लोएस्ट स्तर पर 45 ईयर के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुका है। अर्थात पिछले 4.5 दशकों के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट अपने क्लाइमैक्स पर है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सरकार ने एनएसएसओ की उस लीक रिपोर्ट को खारिज किया, एक्सेप्ट करने की बजाय उसे रिजेक्ट किया। लेकिन सरकार ने कभी भी यह स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की कि आखिर रियल सिचुएशन क्या है। अगर आप जाकर के देखें, और यह सिचुएशन जो है वह प्री कोविड फेज में है, उस समय तक कोविड का आगमन नहीं हुआ है। और अगर यह सिचुएशन आपको प्री कोविड फेज में दिखाई पड़ता तो कोविड फेजेज के दौरान आप देखें तो जो सिचुएशन इमर्ज करते हुए आती, लॉकडाउन को लागू किया जाना, लॉकडाउन को लागू किए जाने के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लीटली ठप पड़ जाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, आपूर्ति श्रृंखला का ब्रेकडाउन, मांग और आपूर्ति के संतुलन का बिगड़ना, रिवर्स माइग्रेशन के प्रोसेस का तेज होना। रिवर्स माइग्रेशन के प्रोसेस के तेज होने का मतलब शहरों से गांव की ओर वापसी की प्रक्रिया का तेज होना। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बढ़ता हुआ दबाव। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं यह रोजगार संकट जो पहले से मौजूद था, कोविड के बैकग्राउंड में यह रोजगार संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ता। अब सवाल यह उठता कि आखिर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की जो यह स्थिति उत्पन्न होती है उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे के रीजन को तलाशें तो उसके पीछे का रीजन है जॉबलेस ग्रोथ। और उस जॉबलेस ग्रोथ के मूल में मौजूद है इकोनॉमिक रिफॉर्म का वह प्रोसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म का वह एजेंडा जो 1991 में शुरू होता। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के जिस एजेंडे को लास्ट 3 डिकेड के दौरान विभिन्न सरकारों के द्वारा तेजी से और प्रभावी तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। अब आप मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते कि आखिर ये जो जॉबलेस ग्रोथ है और जॉबलेस ग्रोथ ने जिस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को जन्म दिया है उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म को कैसे जिम्मेवार माना जा सकता। तो पहली चीज आप देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वह अर्बन सेंट्रिक होता। इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया जो है वह शहर केंद्रित होती है।
दूसरी बात देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया शहर केंद्रित क्यों होती? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को प्राथमिकता दी गई, औद्योगिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई। और दूसरी बात, इकोनॉमिक रिफॉर्म में कुछ सर्विसेज को भी प्राथमिकता दी गई। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस में जिस सर्विसेज को प्राथमिकता दी गई है वह सर्विसेज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी होते, वे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो है वह टेक सेंट्रिक होते, तकनीक केंद्रित होते। और अगर इसके कंटेक्स्ट में चौथी बात करूं तो वह यह कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जिस प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को सेंटर में रखते हुए बढ़ाया गया, तो यह उम्मीद की गई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का वह प्रोसेस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के रूपांतरण में डिसिसिव रोल प्ले करेगा, अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसके उलट आप क्या देखते? इसके उलट आप देखते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है वह कमोवेश जो है एक्सपेक्टेड लाइन पर और एक्सपेक्टेड पेस के साथ एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसका रीजन यह है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को एंट्री पॉइंट पर तो शुरू किया गया, उद्यमता में, इंटरप्रेन्योरशिप में प्रवेश की प्रक्रिया को तो आसान बनाया गया, लेकिन एग्जिट पॉइंट पर उद्यमता से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस कुछ वर्ष पहले तक टाला जाता रहा। अर्थात कोई भी निवेशक यदि निवेश करना चाहता, नए उद्यम में प्रवेश करना चाहता, तो उसके लिए कुछ हद तक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, औद्योगिक सुधारों की प्रक्रिया के जरिए अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट किया गया। लेकिन अगर कोई, किसी का निवेश लाभप्रद नहीं रह जाता, किसी का निवेश प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता है, प्रोडक्टिव नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति में और कैपिटल और जो इन्वेस्टेड मनी है उसका डीजेनरेशन शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस बात का परमिशन नहीं है कि वह विड्रॉ कर सके। और इसके कारण आप देखें तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को आप छोड़ दें तो इसने प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उस रूप में आकर्षित नहीं किया जिसकी अपेक्षा की जा सकती थी, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में अहम और निर्णायक भूमिका निभाता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति में सुधार तो दिखाई पड़ता है। यह सुधार 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता, और 21वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड के दौरान इंडिया
उन्होंने एवरेज देखें 9% प्लस माइनस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को रजिस्टर करता दिखाई पड़ता। उन्होंने एवरेज लगभग पूरे पहले दशक के दौरान 2000 से 2010 के दौरान, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो तेजी होती दिखाई पड़ती, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में इस तेजी के अनुरूप जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए थी, वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इसके बैकड्रॉप में जाकर देखें तो जो दबाव निर्मित होता है, उस दबाव को रिस्पोंड करने के लिए मनरेगा जैसे स्कीम को शुरू किया जाता और मनरेगा जैसे स्कीम के जरिए राइट टू वर्क को पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करने की कोशिश की जाती, काम के अधिकार को आंशिक रूप से वैधानिक गारंटी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि यह मनरेगा जो है वह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को रिस्पोंड करता है। मनरेगा जो है टू सम एक्सटेंट कह लें तो जो आपको छुपी हुई बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पार्शियली यह उसको रिस्पोंड करती है। विशेष करके रूरल इकोनॉमी में, ना कि यह अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिस्पोंड करती हुई आती। 21वीं शताब्दी के सेकेंड डिकेड के आरंभ तक आते आते भारतीय आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया अवरुद्ध होती दिखाई पड़ती और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस रेस्ट्रिक्टेड होता हुआ दिखाई पड़ता, तो इसका एक कारण 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर है। इसका दूसरा कारण कि इस वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस अनिश्चितता को जन्म दिया, जिस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जन्म दिया, उसके कंटेक्स्ट में इसे देखा जा सकता। थर्ड कंटेक्स्ट जो है, अगर आप देखें तो यह वह दौर है जब 2010 से 2014 के दौरान इंडिया कहीं न कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। यूपीए 2 की सरकार पॉलिटिकल करप्शन और स्कीम दर स्कीम की चुनौतियों से निपटने में लगी हुई है और इसके कारण एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न होती हुई आती, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी के समक्ष जो चैलेंजेज इमर्ज कर रहे थे, उस चैलेंजेज को वह प्रॉपरली रिस्पोंड नहीं कर पाती है। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाकर के देखें तो यही वह दौर है जिस दौर में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में जब डिसलरेशन का प्रोसेस शुरू होता तो इंडियन फिनेंशियल सेक्टर पर प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे इंडियन फिनेंशियल सेक्टर जो है क्राइसिस की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता, जिसका परिणाम यह होता है कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, वे प्रोजेक्ट बाधित होते दिखाई पड़ते। और इसके बैकग्राउंड में देखें 2016 में जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया, नोटबंदी के निर्णय ने और नोटबंदी के बैकग्राउंड में आप जाकर के देखें तो जीएसटी को लागू करने का जो निर्णय लिया गया और दोनों ही निर्णय आधी अधूरी तैयारियों के साथ लिए गए, अल्टीमेटली इसका परिणाम यह होता है कि इसने इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी को
ध्वस्त होने की कगार पर पहुंचा दिया। इसके कारण इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी कोलैप्स के करीब पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। वह इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नियर अबाउट 50% है, वह इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी जिस पर इंडियन फॉर्मल इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वह डिपेंड करता हुआ आता, वह इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसने लेबर मार्केट के करीब करीब 85 to 88% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। और इसका परिणाम यह होता कि इनफॉर्मल सेक्टर के ग्रोथ के लार्जली और कंप्रीहेंसिवली हैम्पर करने के कारण इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। और अल्टीमेटली आप जाकर के देखें, यह वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में एनएसएसओ की रिपोर्ट, लीक रिपोर्ट, यह इंडिकेट कर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की ओर इंडिकेट करती है और यह बतलाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या लास्ट 4.5 डिकेड में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कोविड क्राइसिस ने इस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को डीपेन और ब्रॉडेन करने का काम किया। डीपेन और ब्रॉडेन अगर इसने किया तो कोविड क्राइसिस के इंपैक्ट को केवल लॉकडाउन और लॉकडाउन के इंपैक्ट के कंटेक्स्ट में मत देखें। कोविड क्राइसिस के इंपैक्ट को सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो ध्वस्त होता है केवल उसके कंटेक्स्ट में मत देखें। कोविड क्राइसिस के इंपैक्ट को डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस बिगड़ता दिखाई पड़ता है केवल उसके कंटेक्स्ट में मत देखें, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर कोविड क्राइसिस के इंपैक्ट को एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें। कोविड क्राइसिस ने वर्क फ्रॉम होम का जो रास्ता दिखाया है और वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट के कारण अगर आप देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर को नया विकल्प मिला जिसके जरिए वे अपने एक्सपेंडिचर को, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते। और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के क्रम में जब वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा तो उस स्थिति में ऑफिस में वर्केबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जो सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होती, उस सपोर्ट स्टाफ की जरूरत नहीं रह जाएगी और उसका एडवर्स इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर पड़ेगा। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर देखें तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन ने एक नए चैलेंजेस को क्रिएट किया है, क्योंकि कोविड क्राइसिस ने डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसी स्थिति में आप देखें तो ऑटोमेशन के जरिए ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने की प्रक्रिया जो है तेज होती हुई दिखाई पड़ती और इन दोनों कारणों से नियर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के फ्रंट पर कोई मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, इसमें संदेह है। इसको लेकर डाउट एक्सप्रेस किए जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखें कोविड क्राइसिस को रेस्पॉन्ड करने के लिए जो स्ट्रैटेजी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जा रही, जिस स्ट्रैटेजी में सप्लाई को तो महत्व दिया जा रहा लेकिन डिमांड फैक्टर को ओवरलुक किया जा रहा है, और जब तक डिमांड फैक्टर को ओवरलुक किया जाएगा तब तक डिमांड और सप्लाई के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड बैलेंस के का रिवाइवल मुश्किल होगा
बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सुधार जो है वह कहीं न कहीं मुश्किल होगी। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जब हम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करते तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का एक डायमेंशन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जाकर जुड़ता, तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का दूसरा डायमेंशन जो है वह कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से जाकर जुड़ता है। अगर आप देखें लास्ट 3 डिकेड के दौरान अगर आप देखें तो जो अधिकांश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है वहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो लोएस्ट लेवल पर है, लोअर लेवल पर है। बहुत कम ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है जहां पर लेबर प्रोडक्टिविटी बेटर पोजीशन पर हो। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं न कहीं लेबर की यह प्रोडक्टिविटी लेबर मार्केट में जो मोबिलिटी का अभाव है उससे भी प्रभावित होती है और इंटरप्रेन्योरशिप के मार्केट में जो मोबिलिटी का अभाव है उससे भी प्रभावित होती है। लेबर मार्केट की मोबिलिटी श्रम बाजार की गतिशीलता का मतलब है अकुशल श्रम को अर्धकुशल श्रम में रूपांतरित करना, अर्धकुशल श्रम को कुशल श्रम में रूपांतरित करना। लेबर मार्केट की मोबिलिटी का मतलब है लेबर प्रोडक्टिविटी वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से हायर लेबर प्रोडक्टिविटी वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना। और इसका संबंध कहीं न कहीं उद्यमता के बाजार की गतिशीलता से जाकर जोड़ता। अर्थात अगर आप देखें माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं वहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी मिनिमम होती है। माइक्रो से जैसे आप स्मॉल की तरफ बढ़ते, स्मॉल से जैसे आप मीडियम की तरफ बढ़ते, मीडियम से जैसे आप लार्जर इंटरप्राइजेज की तरफ बढ़ते हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती। और अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो 95% जो इंटरप्राइजेज हैं वो आइदर माइक्रो की कैटेगरी में आते और वे स्मॉल की कैटेगरी में आते जहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी लोअर लेवल पर है। तो ये वे कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को देखा जाना चाहिए था। ये वे कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को देखे जाने की जरूरत थी। यहां पर एक बिंदु को और ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस जो शुरू होता तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टेट का रोल जो है लिमिटेड होता चला जाता, रेस्ट्रिक्टेड होता चला जाता, जिसके कारण पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के क्रिएशन में निगेटिव ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ती। यह नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर जो एडवर्स इंपैक्ट होगा वह एडवर्स इंपैक्ट काउंटर बैलेंस किया जाएगा। किसके जरिए? तो वह एडवर्स इंपैक्ट काउंटर बैलेंस किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की क्रिएशन के जरिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तो ये वे कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वह कहीं न कहीं
गहराती हुई दिखाई पड़ती। तो इतनी चीजें हैं जिसको इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में लिखा जाना चाहिए। क्लियर? यहां पर इस बात को ध्यान रखें, वह यह कि जब आप आंसर लिख रहे होते तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें आपके आंसर में डिमांड ऑफ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया गया हो और आपके आंसर में कंप्रीहेंसिवनेस हो। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट या रोजगार के मोर्चे पर मौजूद चुनौतियों को हमने बेरोजगारी के संकट के रूप में लिया और अब जो यहां से पढ़ करके गए हमने उसको रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। आपने देखा जो मेरी आपके साथ पूरी की पूरी चर्चा हुई है, वह उस चर्चा में हमने कोविड के बैकड्रॉप को भी लिया है और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लॉजिकल कल्मिनेशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को हमने विस्तार से फोकस किया है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के सिनारियो को लेकर एक कंप्रीहेंसिव पिक्चर इमर्ज करता आपके सामने दिखाई पड़ता। और अगर यह कंप्रीहेंसिवनेस है तो उस स्थिति में आप बेहतर स्कोर कर पाने की स्थिति में होंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न लिखें। In India, the process of poverty alleviation, the process of poverty alleviation has not only been stalled, but it has been just reversed in the recent years. But it has been just reversed in the recent years. Find out those regions which led towards this situation. हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया न केवल अवरुद्ध हुई है, वरन यह विपरीत दिशा में बढ़ती दिखाई पड़ती है। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए
इस कथन पर टिप्पणी करते हुए उन कारणों की पड़ताल करें जिन्होंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। जिन्होंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। एक बार फिर से इस प्रश्न पर गौर करें, प्रश्नों को ब्रेक करना सीखें। और यहां पर इस बात यह सजेस्ट मैं करूंगा कि जैसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके सामने होते, डिफरेंट एग्जामिनेशन होते, कई बार यूपीएससी एग्जामिनेशन लेती है, कई बार अदर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते, तो थोड़ा सा उन प्रश्नों पर नजर रखें, उन प्रश्नों पर नजर रखें और कोशिश करें कि जनरल स्टडीज के पेपर से लेकर के ऑप्शनल के पेपर तक पर डे 2-3 प्रश्नों को इस तरीके से हम रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। प्रश्नों को ब्रेक करें, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें और डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जो फॉर्मेट आंसर का होगा कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, आगे हम कैसे ले जाएंगे, किन किन बिंदुओं को हम इंडिकेट करेंगे, कहां पर विस्तार में जाएंगे, कहां पर इंडिकेटिव होंगे और फिर हमारा कंक्लूजन क्या होगा। जब लगातार यह कोशिश करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय है और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो इसका मतलब यह, क्योंकि राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट जो होता है वह आसान नहीं होता, यह स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। लगातार आप कोशिश करेंगे तो एक लंबे अंतराल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसके कारण राइटिंग स्किल के में इंप्रूवमेंट के लिए आपको पैसेंस की जरूरत होगी। बिना पैसेंस के राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट संभव नहीं, बिना पैसेंस के संभव नहीं है और बिना एफर्ट दिए राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट संभव नहीं है। जैसे इस प्रश्न को मैं आपके सामने ब्रेक करता, इस प्रश्न में देखें, प्रश्न किस पर केंद्रित है? तो प्रश्न है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोसेस इन इंडिया, भारत में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया। भारत में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया के संदर्भ में क्या कहा जा रहा कि यह गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध होती है और दूसरा अवरुद्ध ही नहीं होती, अर्थात पॉवर्टी एलिवेशन का पेस जो है उसमें एक स्लोइंग डाउन की स्थिति दिखाई पड़ती और केवल स्लोइंग डाउन की स्थिति ही नहीं दिखाई पड़ती बल्कि वह रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। अर्थात अगर आप देखें तो यह गरीबी कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई पड़ती। और यह कंटेक्स्ट से इसका क्या है? तो यहां पर हाल के वर्षों में कंटेक्स्ट, मतलब इस पहलू पर हमें चर्चा रिसेंट ईयर्स के कंटेक्स्ट में करनी है। और रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे तब मैं यहां पर
इस रिसेंट ईयर्स को मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा, मतलब 2011-12 के बाद। अब आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते कि मैं क्यों 2011-12 के बाद की बात कर रहा। तो 2011-12 के बाद की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2011-12 के तक के कंटेक्स्ट में पॉवर्टी एलिवेशन के संदर्भ में आंकड़े हमारे पास, आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, और वे आधिकारिक आंकड़े ये बतलाते हैं कि 2004-5 से 2011-12 के दौरान पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस पेस जो है वह अपने क्लाइमैक्स पर था। लेकिन उसके बाद के फेज में अगर आप देखें तो जो ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, पर अनौपचारिक संकेत, अनऑफिशियल संकेत मौजूद हैं। नहीं, वे अनौपचारिक संकेत क्या इंडिकेट करते? इस संदर्भ में डाटा हमारे पास कहां से अवेलेबल होता, और फिर इसके कंटेक्स्ट में इसके रीजन्स क्या होते। तो जहां इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हम अपना उत्तर 500 शब्दों में लिख रहे तो करीब करीब 200 से 250 शब्द हम गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया किस प्रकार रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, इन बातों को रखने के लिए 200-250 वर्ड, और फिर हम रेस्ट 250 से 300 वर्ड में हम यह एलैबोरेट करने की कोशिश करें कि यह गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया जो है वह रिवर्स डायरेक्शन में क्यों बढ़ रही है। अब अगर देखें तो जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों के कंटेक्स्ट में, उन आंकड़ों के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूं। जैसे अगर आप देखें तो एनएसओ के द्वारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जारी किया गया 2017-18 के कंटेक्स्ट में, और एनएसओ का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 वह क्या इंडिकेट करता है? वह इंडिकेट करता है कि लास्ट 4 डिकेड के दौरान पहली बार कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, और अगर लास्ट 4 डिकेड के दौरान पहली बार कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में जो है वह आपको गिरावट की, डिक्रीज की स्थिति दिखाई पड़ती, डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई पड़ता, तो उसके लिए उसका प्राइम रीजन है रूरल डिमांड में जो डिसेलरेशन की स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों में जो सुस्ती की स्थिति दिखाई पड़ती है। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आंकड़े, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े क्या बतलाते कि जहां अर्बन एरिया में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहले लगभग स्टैटिक रहता, नेग्लिजिबल इंक्रीज की स्थिति दिखाई पड़ती 2011-12 के सापेक्ष। 2011-12 में यह 943 के स्तर पर था, तो 2017-18 में यह 946 के स्तर पर है। इसलिए हमने कहा
कि लगभग स्थिरता दिखाई पड़ती, या उसको कहे नगण्य नेग्लिजिबल इंक्रीज की स्थिति दिखाई पड़ती। लेकिन अगर इसी दौरान रूरल एरिया में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को देखें तो रूरल एरिया में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आपको नियर अबाउट 10% का डिक्रीज दिखाई पड़ता, 10% की गिरावट दिखाई पड़ती है। और इसी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आने वाली इस गिरावट को जब इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोसेस पर इंपैक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, तो जो आंकड़ा मिला वह कहीं ना कहीं हमारी चिंताओं को बढ़ाने वाला है। वो आंकड़ा हमें क्या मिलता है? तो वह आंकड़ा यह बतलाता है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच अगर आप देखें तो बीपीएल पॉपुलेशन 21.2% 9% से बढ़कर 22.8% के स्तर पर पहुंचता। मतलब बीपीएल आबादी 2011-12 से 2017-18 के दौरान कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई पड़ती, और इसलिए हमने कहा, हमने रिवर्स ट्रेंड की बात की। अगर इस कंटेक्स्ट में आप देखें तो बीपीएल के कंटेक्स्ट में जो अर्बन ट्रेंड है और जो रूरल एरिया के ट्रेंड हैं, दोनों अलग अलग हैं। अर्बन एरिया में अगर आप जाकर के देखें तो बीपीएल पॉपुलेशन में 5% का डिक्रीज दिखाई पड़ता। यह करीब 14.2% से घट करके 9.2% के स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन रूरल एरिया में अगर आप जाकर के देखें तो इसमें करीब 4% की वृद्धि दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह कि गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की गिरावट का असर अलग अलग होता। चूंकि शहरों में विशेष फर्क कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए आप देखेंगे कि शहरों पर उतना उसका असर नहीं दिखाई पड़ता, नहीं के बराबर असर दिखाई पड़ता। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में करीब 10% की गिरावट पड़ती, और इसका इंपैक्ट यह होता कि बीपीएल पॉपुलेशन में ग्रामीण एरिया में करीब 4% का उछाल दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब हुआ, चाहे नंबर के कंटेक्स्ट में देखें या पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बीपीएल पॉपुलेशन को देखें, दोनों ही स्थितियों में बीपीएल पॉपुलेशन में आपको वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो एनएसएसओ का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट के आलोक में पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोसेस पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में गिरावट के जिस इंपैक्ट की बात मैंने की, अगर आप देखें तो अदर रिपोर्ट भी उसको कहीं ना कहीं अप्रूव करते हुए आते हैं। और जब मैं यह कह रहा कि अदर रिपोर्ट उसको अप्रूव करते हुए आते, तो मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कुछ रिपोर्टों की ओर, जिन रिपोर्टों में देखें, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का हवाला देना चाहूंगा, जिस पर विस्तार से चर्चा मेरे कल के क्लासेज में होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 यह बतलाती है कि 2000 से 2010 के दौरान जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया के स्कोर में इंप्रूवमेंट का रेट जहां 1.58% रहा है एनुअली, वहीं पर 2010 से 2020 के दौरान यह 1.58% से घटकर 1.21% रह गया है। और अगर हम
2018-2019 के कंटेक्स्ट में बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर में इंप्रूवमेंट की दर घट करके 0.5% या उससे भी नीचे के स्तर पर पहुंच चुकी। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट का सीधा सीधा संबंध इनकम जनरेशन से जाकर जुड़ता है और इनकम जनरेशन के पॉवर्टी एलिवेशन पर असर से जाकर के जुड़ता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, उतना ही नहीं 2019 के कंटेक्स्ट में देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और यहां पर ध्यान रखेंगे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 तक की स्थिति की ओर इशारा करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है 2019 के कंटेक्स्ट में इशारा करता है और यह कहता है कि 2019 में अगर भारत में के पर कैपिटा इनकम को देखें तो भारत का पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में 2018 की तुलना में घट जाता है। 2018 में यह 6,829 यूएसडी पर ईयर थी, जो कि 2019 में घट करके 6,681 यूएसडी पर ईयर में तब्दील हो गया। तो अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे और उसके पॉवर्टी पर इंपैक्ट को कहीं ना कहीं अप्रूव करती दिखाई पड़ती है दो कंटेक्स्ट में। मानव विकास स्कोर में सुधार की दर में जो गिरावट दिखाई पड़ती है उसके कंटेक्स्ट में, और पर कैपिटा इनकम में जो गिरावट दिखाई पड़ती है उसके कंटेक्स्ट में। अगर आप अक्टूबर 2020 में आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, आईएमएफ के रिपोर्ट को देखें तो आईएमएफ का वह रिपोर्ट भी उस दिशा में संकेत करता हुआ आता, क्योंकि आईएमएफ के रिपोर्ट के आलोक में देखें तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइसेज के आधार पर भारत के पर कैपिटा इनकम से बढ़ जाता है। ध्यान रखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम में जो गिरावट की बात की वह हमने परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता अर्थात रुपये की क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए बात की, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट जो कंपैरिजन करती है वह परचेजिंग पावर पैरिटी के बजाय करेंट प्राइसेज पर करती है। और उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो करेंट प्राइसेज पर देखा जाए तो भारत में पर कैपिटा इनकम में 10.3% के डिक्रीज को इंडिकेट करती है आईएमएफ की रिपोर्ट, जबकि बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम में 4% के इंक्रीज की ओर इशारा करती है। मतलब यह कि आईएमएफ की रिपोर्ट भी पर कैपिटा इनकम में आने वाली गिरावट की ओर इशारा करती, और पर कैपिटा इनकम में जो आने वाली गिरावट है उसको वह लास्ट 5 ईयर के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में जो डिसलरेशन की स्थिति है, आर्थिक समृद्धि की दर जो लगातार कमजोर पड़ रही है, जो सालाना औसतन 3.2% के स्तर पर रही, उसको एक महत्वपूर्ण कारण इसका बतलाती है। यहां पर ध्यान रखेंगे 2004 से 2011-12 के दौरान अगर पॉवर्टी एलिवेशन की दर, अपनी गरीबी उन्मूलन की दर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती दिखाई पड़ती, और इस अवधि में भारत ने सबसे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ऊपर उठाने की कोशिश में सफलता पाई, तो उसका कारण क्या था कि उस दौर में भारत ने करीब करीब ऑन एन एवरेज 8 to 9% के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया। तो स्वाभाविक है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिसलरेशन की स्थिति दिखाई पड़ेगी तो उसका पॉवर्टी एलिवेशन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, और इस ओर इशारा आईएमएफ की रिपोर्ट भी है। अगर इसी के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंपैक्ट भी जो है वह कहीं ना कहीं इस डिसलरेशन की ओर इशारा करती है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में
लास्ट 1 डिकेड के दौरान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मोर्चे पर भारत के प्रदर्शन की तो तारीफ की गई है, लेकिन यह आशंका जताई गई है कि कोविड क्राइसिस के कारण पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंप्रूवमेंट की जो स्थिति थी वो एडवर्सली प्रभावित होगी, वो निगेटिवली प्रभावित होगी। और यह प्रभाव रियल तो होगा ही होगा, यह प्रभाव जो है साइकोलॉजिकल भी होगा। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले आप देखेंगे भारत में यह डिबेट चला, सरकार ने पोस्ट कोविड फेज में इकोनॉमिक रिकवरी का हवाला दिया और वी शेप रिकवरी की बात की। मतलब सरकार यह मान करके चल रही थी, इसका इंडिकेशन आपको बजट में भी दिसंबर में जो जनवरी, मेरे ख्याल से शायद 2 फरवरी को बजट जो नया पेश किया गया है, अगर उसमें जाकर के देखेंगे तो सरकार वी शेप रिकवरी की बात करती हुई आती। लेकिन अभी जो कोविड का सेकेंड फेज आया है वह वी शेप रिकवरी की बजाय वह के शेप रिकवरी की ओर इंडिकेट करता है। मतलब यह कोविड का संकट समाप्त नहीं हुआ है और धीरे धीरे अगला 1.5 महीना जो है कोविड क्राइसिस और उसके इकोनॉमी पर इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल होने जा रहा है। तो ये कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में हमने यह बतलाने की कोशिश की कि कैसे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया विपरीत दिशा में बढ़ती हुई दिखाई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यह रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती दिखाई पड़ती। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपके साथ चर्चा की और पिछले प्रश्न में चर्चा करते हुए कहा कि कहीं न कहीं भारत में जो इकोनॉमिक डिसेलरेशन की स्थिति दिखाई पड़ती है, उस इकोनॉमिक डिसेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में 2008-9 का इकोनॉमिक क्राइसिस जिम्मेवार है। एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में इंडियन एक्सपोर्ट के डिमांड में आने वाली कमी जिम्मेवार है। एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में वह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जिम्मेवार है जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लास्ट 1 डिकेड के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में दिखाई पड़ती और इसका इंपैक्ट भारत पर भी दिखाई पड़ता। वहीं इंटरनल फैक्टर के रूप में पॉलिसी इकोनॉमिक चैलेंजेस को के पॉलिसी रेस्पॉन्सेज को लेकर जो लिमिटेशन है उसके कंटेक्स्ट में ये चीजें दिखाई पड़ती। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि इसके कारण कहीं न कहीं कुछ नए ट्रेंड भी इमर्ज करते दिखाई पड़ते। जैसे अगर मैं इंडिकेट करना चाहूं, रेमिटेंसेज का फ्लो प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता। अर्थात अगर बिहार के कंटेक्स्ट में भी देखें तो बिहार की इकोनॉमी में रेमिटेंसेज के फ्लो की अहम भूमिका है। अर्थात जो बिहारी बिहार से बाहर रहते और वे अपने खर्च के पश्चात अपनी बची हुई कमाई को जो बिहार भेजते हैं वही रेमिटेंसेज कहलाता, चाहे वो बिहार के बाहर भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हों या भारत के बाहर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं वो अपनी कमाई जो भारत भेजते हैं वह रेमिटेंसेज कहलाता। और ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी की स्थिति दिखाई पड़ती, डिसइन्फ्लेशन की स्थिति दिखाई पड़ती, तो निश्चित तौर पर रेमिटेंसेज के फ्लो और रेमिटेंसेज के फ्लो में जो वृद्धि हो रही थी उस पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता और वह एडवर्स इंपैक्ट जो है वह रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता। नंबर टू अगर हम देखें तो दूसरी चीज जो इमर्ज करती हुई दिखाई पड़ती वह क्या? तो दूसरी चीज आप देखेंगे कि 2012-13 के बाद आप देखेंगे फूड डिफ्लेशन की स्थिति दिखाई पड़ती। फूड प्राइसेज में गिरावट के अंतर्राष्ट्रीय रुझान दिखाई पड़ती और अगर खाद्यान्न उत्पादों की कीमत में गिरावट का रुझान अगर 2012-13 के बाद दिखाई पड़ता
तो इसका कारण यह एक तो ओवर प्रोडक्शन है और दूसरा फूड हैबिट में परिवर्तन है। फूड हैबिट में परिवर्तन जो कहीं ना कहीं फूड ग्रेन के डिमांड्स को प्रभावित करता हुआ आता और डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को बिगाड़ता हुआ वह सप्लाई के फेवर में ले जाने का काम करता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो कि प्राइमरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जहां पर आज भी आधी आबादी अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, अगर फूड इन्फ्लेशन, फूड डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी तो उसका एग्रीकल्चरल इनकम पर असर पड़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा लेकिन इनकम उस अनुरूप नहीं बढ़ रहा, जिसके कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वह एडवर्सली प्रभावित होती हुई आती। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट जो आपको इमर्ज करता वह यह कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो डिसेलरेशन की स्थिति पैदा होती, इसने मजदूरी में जो उछाल आ रहा था लास्ट डिकेड के दौरान, उस मजदूरी में वृद्धि को इसने एडवर्सली प्रभावित किया। और इसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मजदूरी में वृद्धि की दर बाधित होती हुई दिखाई पड़ती। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, अगर कृषि आय प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र से संबद्ध मजदूरों की मजदूरियों में वृद्धि की प्रक्रिया पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसके कारण अगर आप देखें तो नॉन फार्मिंग सेक्टर भी दबाव की स्थिति में दिखाई पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो अगला जो बिंदु इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ता वह यह दिखाई पड़ता कि आप देखेंगे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जिस मॉडल को हमने अपनाया और एक बार फिर से पिछले 7 वर्षों के दौरान जितने एग्रेसिव तरीके से हम आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसने कहीं न कहीं सब्सिडी रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार को सरकार पर दबाव निर्मित किया। और सरकार ने सब्सिडी में कटौती की रणनीति जो अपनाई, इसके कारण प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कमजोर पड़ता है और इसका एडवर्स इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता, क्योंकि सब्सिडी में जो कमी आती और इसके कारण जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कमजोर होता है, इसने चाहे आप कृषि उत्पादों की लागत को देखें, चाहे आप पशुपालन और उससे संबद्ध उत्पाद, चाहे दुग्ध हो या अन्य उत्पाद हो, उनकी लागत को इसने बढ़ाने का काम किया, लेकिन उस अनुरूप इनकी कीमतों में वृद्धि नहीं दिखाई पड़ती, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है लार्जर पॉपुलेशन के इनकम पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, लास्ट 7 इयर्स के दौरान हम देखें तो कहीं न कहीं जो इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन सोसाइटी के कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस तेज हुआ और काउ स्लॉटरिंग को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, बीफ बेन को लेकर के जो विवाद शुरू होता, इसने पशुपालकों से लेकर किसानों तक के इंटरेस्ट को एडवर्सली प्रभावित करने का काम किया। क्योंकि अगर आप देखें तो पशुपालकों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत वे पशु भी होते थे जिन्हें पशुपालक अनुत्पादक होने के पश्चात उन्हें कसाईयों के लिए
कसाईयों के हाथों बेचते थे, वह भी उनके इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया था। लेकिन आप देखेंगे जो कम्युनल सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता, वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि वे अपने अनुत्पादक पशुधन को, उनके अनुत्पादक पशुधन का खरीदार नहीं रखता, और जब उस अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव एनिमल हस्बेंड्री के परचेजर नहीं रह जाते हैं, तो उस स्थिति में देखेंगे एक तो उनका इनकम एडवर्सली प्रभावित होता, दूसरी ओर वह उनके कॉस्ट को भी बढ़ाते हैं, उनके इकोनॉमिक बर्डन को भी बढ़ाते हुए आते, और इसके कारण उनकी आय एडवर्सली प्रभावित होती। दूसरी ओर देखें तो इसके कारण आप देखेंगे, क्योंकि जब बूढ़े होने पर हम माँ बाप को छोड़ देते उनकी अनुत्पादकता के मद्देनजर, तो आप इमेजिन करें कि जब पशु और अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे तो हम कहाँ तक उसे घर पर बैठा करके खूंटे पर खिलाने पिलाने का काम करेंगे। परिणाम यह होता, आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, और आवारा पशुओं की यह बढ़ती हुई संख्या खेती और किसानी को एडवर्सली प्रभावित करती हुई आती, प्रतिकूलता प्रभावित करती हुई आती है, जिसका परिणाम यह होता कि या तो वे किसानों की फसलों को, खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते, या जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता, या फिर किसान अगर उस नुकसान से बचने के लिए बारबंदी का सहारा लेता तो वह उनके फार्मिंग कॉस्ट को बढ़ाने का काम करता, और उसका एडवर्स इंपैक्ट उनके फार्म इनकम पर पड़ता हुआ आता। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें, अदर देन दैट जाकर के देखें, तो आप यह पाएंगे नोटबंदी जो किया गया, जो जीएसटी किया गया, और अब जो कोविड क्राइसिस के बैकग्राउंड में जो लॉकडाउन इंपोज किया गया, इसने इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ साथ फॉर्मल इकोनॉमी को भी एडवर्सली प्रभावित किया। और इस एडवर्स इंपैक्ट का असर क्या होता, क्योंकि यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, रूरल इनकम में ये जो रेमिटेंसेज का फ्लो है, और रूरल इनकम में देखें तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का जो फ्लो है, ये दोनों अहम रोल प्ले करते हुए आते, और इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इनफॉर्मल इकोनॉमी मेजर रोल प्ले करती हुई आती, और कहीं न कहीं अगर वह इनफॉर्मल इकोनॉमी प्रभावित होगी तो रूरल इनकम पर भी उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, और वह एडवर्स इंपैक्ट जो है वह रूरल एरिया में पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोसेस को वीकेंड करने का काम करता है, वह जिसके कारण वह रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता दिखाई पड़ता। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यहां पर रेस्पॉन्ड किए जाने की जरूरत थी। यहां पर इस बात को ध्यान में रखें, जितनी चर्चा मैंने आपके साथ की, सारी की सारी चर्चा का संबंध जो है, अगर आप देखें तो रिसेंट ईयर्स के डेवलपमेंट से, और रिसेंट ईयर का डेवलपमेंट चाहे वो फार्म इनकम हो, चाहे वह नॉन फार्म इनकम हो, उनको किस प्रकार एडवर्सली प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार रिसेंट ईयर के डेवलपमेंट लेबर प्रोडक्टिविटी को एडवर्सली प्रभावित कर रहे हैं, और उसका एडवर्स इंपैक्ट इनकम जनरेशन पर पड़ रहा है। किस प्रकार रिसेंट डेवलपमेंट जो है वह इन्फ्लेशन के ट्रेंड को प्रभावित कर रहे, किस प्रकार रिसेंट ट्रेंड जो है लेबर प्राइसेज को के ट्रेंड को प्रभावित कर रहे हैं, और वह किस प्रकार इनकम जनरेशन से लेकर पॉवर्टी एलिवेशन तक के प्रोसेस को प्रभावित कर रहा, उसको डिफरेंट डायमेंशन में मैंने आपके साथ देखने की कोशिश की। कल भी
जब मेरी आपके साथ चर्चा हो रही थी और अपनी चर्चा के क्रम में जब मैंने आपके साथ आपसे कहा था कि हर हालत में आपका आंसर जो है वह कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए। जब तक आपने देखा अब तक के दोनों प्रश्नों की चर्चा में, जब तक कि रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की हमारे पास कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक ऐसे प्रश्नों को प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर यह कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा तो उस स्थिति में हम प्रश्न के हिसाब से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम अप्लाई करने की स्थिति में होंगे। और केवल अप्लाई करने की स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि यहां पर अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा प्रश्न ही अपडेशन पर बेस्ड है। अगर यह प्रश्न ट्रेडिशनली भी होता तो हमारे पास इस बात के लिए स्कोप थे कि गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में या गरीबी के संदर्भ में या अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में जो रिसेंट ट्रेंड है, उस रिसेंट ट्रेंड को भी हम ट्रेडिशनल प्रश्न का हिस्सा बना सकते। अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो जितनी चर्चा मैंने आपके साथ की है, आप गौर करेंगे वह चर्चा केवल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में नहीं है। यहां पर चर्चा में देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मौजूद है। चाहे बात पॉवर्टी की करें, चाहे बात हम अनएम्प्लॉयमेंट की करें, उसका संबंध पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी जाकर जुड़ता है, उसका संबंध जो है सोशल इकोनॉमी से भी जाकर जुड़ता है। हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी हमने बात की, हमने प्योरली इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में भी बात की, हमने सोशल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी आपके साथ बात की। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, और ना केवल इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, वरन मुझे यह लगता है कि इस चीज को डेवलप करने की भी जरूरत है। क्लियर? आगे बढ़ें। Do you think that Bihar's fight against poverty has been weakened in the recent years? अगर हां तो क्यों? अगर हां तो क्यों? एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने है।
प्रश्न के दो डायमेंशन हैं। एक बार फिर से डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई हम करते हैं। प्रश्न का डायमेंशन क्या? पहला, बिहार में गरीबी के विरुद्ध लड़ाई का कमजोर पड़ना, और दूसरा, इसके कारण नहीं। अब आप गौर करें और थोड़ा सा फोकस करें। गौर यह करें और फोकस यह करें कि अभी हमने चर्चा इंडियन कंटेक्स्ट में की, नेशनल कंटेक्स्ट में की थी। और नेशनल कंटेक्स्ट में आपने क्या देखा? नेशनल कंटेक्स्ट में आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में तीव्र गिरावट दिखाई पड़ती। 10% तक की गिरावट आपको दिखाई पड़ती। यह राष्ट्रीय संदर्भ में मैंने आपके साथ बात की। दूसरी हमने आपके साथ बात की, अब तक की चर्चा के क्रम में आप गौर करें तो हमने यह कहा ग्रामीण गरीबी में 4% की वृद्धि, नहीं। और फिर इसके कारणों की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा? तो इसके कारणों की चर्चा करते हुए हमने कहा फूड डिफ्लेशन की स्थिति, अर्थात खाद्यान्न उत्पादों की कीमतों में जो गिरावट की स्थिति दिखाई पड़ती है, इसका कृषि आय पर कैसा असर पड़ता? तो इसका कृषि आय पर प्रतिकूल असर दिखाई पड़ता है, एडवर्स इंपैक्ट दिखाई पड़ता। और दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा कि मजदूरी में ठहराव, मजदूरी में ठहराव या कमी की स्थिति दिखाई पड़ती। रोजगार में गिरावट की स्थिति दिखाई पड़ती। अब जरा इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें। अब यह नेशनल ट्रेंड अगर दिखाई पड़ता, स्पेसिफिक बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो मोर देन 85% पॉपुलेशन जो है रूरल है। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में आप यह पाते कि बिहार की इकोनॉमी प्राइमरली जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और तीसरी बात अगर आप देखें तो मैंने चर्चा के क्रम में कहा कि बिहार की इकोनॉमी में रेमिटेंसेज, इसको हिंदी में रेमिटेंसेज को कहते हैं वित्त प्रेषण,
तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो बिहार की इकोनॉमी में आप क्या पाते हैं? बिहार की इकोनॉमी में रेमिटेंसेज का जो अहम रोल है, और आपने देखा इन तीनों संदर्भों में ये तीनों फीचर भारत की तुलना बिहार में कहीं अधिक मुखर दिखाई पड़ेंगे। मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बात आपके साथ की, मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ बात की, मैंने एग्रीकल्चरल इनकम की बात की, मैंने आपके साथ पशुपालकों की बात की, मैंने आपके साथ दुग्ध उत्पादकों की बात की, उन्हें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हमने विस्तार से इस बात पर आपके साथ बात की। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखने की कोशिश करें तो इसका इम्पैक्ट शेष भारत की तुलना में जो रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमी के धरातल पर जो रिसेंट चैलेंजेज इमर्ज कर रहे हैं, उनका जितना इम्पैक्ट भारत पर दिखाई पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट उनका कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? उससे कहीं ज़्यादा आपको इम्पैक्ट जो है वह बिहार की इकोनॉमी पर दिखाई पड़ेगा। और अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उसके कंटेक्स्ट में आप क्या पाते? अगर उसी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से संबंधित एनएसओ की लीक रिपोर्ट को हम देखें तो वह लीक रिपोर्ट यह बतलाती है कि 2011-12 के दौरान इन सब का परिणाम क्या होता? तो इन सब का परिणाम होता 2011-12 में बीपीएल पॉपुलेशन जो है बिहार में किस स्तर पर था? तो बीपीएल पॉपुलेशन जो है 34.8% के स्तर पर था। और जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आने वाली गिरावट को कन्वर्ट किया गया तो यह पाया गया कि 2017-18 में बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो बीपीएल पॉपुलेशन बढ़कर के 15.5% के स्तर पर पहुंच जाता। मतलब यह बीपीएल पॉपुलेशन में 16.7% का उछाल बिहार में दिखाई पड़ता है। और ये 2017-18 की बात कर रहा हूं, और 2017-18 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सही मायने में अगर आप देखें तो सही मायने में नोटबंदी का तो कुछ एडवर्स इंपैक्ट इसमें समाहित है, लेकिन सही मायने में अगर आप जाकर के देखें तो जीएसटी का जो एडवर्स इंपैक्ट है वो पूरी तरह से इसमें समाहित नहीं है। कोविड की तो बात छोड़ दें, तो अभी तक इंडियन इकोनॉमी पर जीएसटी का जो इंपैक्ट था वो खुलकर के सामने नहीं आया। 2017-18 के बाद के सिचुएशन में जाकर के देखें, जीएसटी का इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट खुलकर के सामने आता। और कोविड क्राइसिस के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कोविड क्राइसिस के कंटेक्स्ट में जाकर के देखेंगे तो आप यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड क्राइसिस, लॉकडाउन और इन तीनों ने मिलकर के जिस तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रभावित किया, तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था को देखें तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का यहां पर मेजर रोल है। और अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी की यहां पर अहम भूमिका है तो निश्चित तौर पर उस स्थिति में अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी नोटबंदी से, जीएसटी से और कोविड क्राइसिस और इसके बैकग्राउंड में जो लॉकडाउन इंपोज किया गया उससे एडवर्सली प्रभावित होती हुई आती, तो बिहार की इकोनॉमी पर वो एडवर्स इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। अदर देन दैट जाकर के देखें, लास्ट 1 डिकेड के दौरान रिवर्स माइग्रेशन का 2 फेजेस दिखाई पड़ता। एक 2010-11 तक आते आते
जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता, तो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की अर्बन इकोनॉमी उस क्राइसिस से बैडली प्रभावित होती है। और उसके बैकग्राउंड में देखेंगे शहरों से गांव की ओर, मतलब जो आबादी कभी गांव से माइग्रेट करके शहर पहुंची थी, वह आबादी वापस गांव की ओर जाती दिखाई पड़ती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रोजगार सृजन और आय सृजन का दबाव जो है वह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो दूसरी चीज क्या इमर्ज करती हुई आती? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो दूसरी चीज आपको यह इमर्ज करती हुई आती है कि लॉकडाउन के बैकग्राउंड में जो रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू होता, वह उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाता है। तो जहां रूरल इकोनॉमी की बदहाली लगातार बढ़ रही है, कृषि आय और कृषि से संबद्ध गतिविधियों की आय जो है वह कहीं न कहीं निगेटिवली प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही, कहीं न कहीं उसमें वृद्धि दर में गिरावट होती दिखाई पड़ रही, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता दिखाई पड़ रहा, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आय सृजन और रोजगार सृजन का दबाव जो है वह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो यह ब्रॉडर कंटेक्स्ट है, जिस ब्रॉडर कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रख करके देखने की जरूरत है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि एनएसओ की रिपोर्ट ही इस दिशा में संकेत करती हुई आती। अभी अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में आप जाकर के देखें 2019-20 के कंटेक्स्ट में बिहार की चर्चा जो दिखाई पड़ती, तो बिहार की चर्चा जो दिखाई पड़ती तो वहाँ पर चाहे चाइल्ड अंडर नोरिशमेंट का प्रश्न हो, बाल कुपोषण का प्रश्न हो, चाहे चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या हो, अल्प वजन की समस्या हो, चाहे चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या हो, अल्प लंबाई की समस्या हो। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि NFHS 4 जो 2015 में जारी किया गया था, उसकी तुलना 2019-20 में जो है वह अल्प वजन की समस्या से ग्रस्त बच्चों का अनुपात बिहार में 16.5% से बढ़कर 25.6% के स्तर पर पहुंच गया। मतलब करीब करीब 9% से अधिक का उछाल अल्प वजन से ग्रस्त बच्चों के अनुपात में दिखाई पड़ता। आयु के अनुपात में लंबाई की स्थिति को जो दर्शाता है, अल्प लंबाई चाइल्ड स्टंटिंग, अगर आप देखें तो उसमें स्थिति में थोड़ी सुधार दिखाई पड़ता है। यह 48.3% से घटकर 42.9% के स्तर पर रह जाता, लेकिन इसका 42.9% के स्तर पर होना अपने आप में यह बतलाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर दिखाई पड़ती है। यही कंटेक्स्ट 5 साल से कम बच्चों की जो है जो एनीमिया के शिकार हैं या गर्भवती महिलाएं जो एनीमिया के शिकार हैं, उनके कंटेक्स्ट में भी इन समस्याओं को उभरते हुए देखा जा सकता। तो मेरे कहने का यह मतलब है, अदर जितने रीजन की चर्चा की वे सारे रीजन बिहार के कंटेक्स्ट में भी लागू होंगे। बस वहां पर हमें स्टार्ट करते हुए, नेशनल सिनारियो को स्टार्ट करते हुए बिहार के कंटेक्स्ट में रूरल पॉपुलेशन की जो प्राइमेसी है, एग्रीकल्चर की जो प्राइमेसी है और रेमिटेंसेज की जो प्राइमेसी है, उस प्राइमेसी की चर्चा करते हुए बिहार के कंटेक्स्ट में हम उसके इम्पैक्ट को दर्शाने की कोशिश करें और जो सपोर्टिव आंकड़े हो सकते हैं उन सपोर्टिव आंकड़ों का इस्तेमाल करें। अब अगर आज की चर्चा को आज मैं यहीं पर रोकूंगा
मुझे लगता कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमने रखकर आपके सामने देखने की कोशिश की है। एक पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनल है जिस पर मैं चाहूँगा कि उसको आप एक बार इंडियन इकोनॉमी वाली जो मेरी बुक है उससे ज़रूर देख लें, और अगर मौका मिला तो मैं उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं की चर्चा कल कर दूंगा, और कल फिर हम अपनी चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हंगर और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, और फिर जिन 4-5 रिपोर्ट की चर्चा मैंने की है उन 4-5 रिपोर्ट में को हम कल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्टली मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा वह यह कि प्रश्नों को माइन्यूटली पढ़ें, माइन्यूटली प्रश्नों को समझने की कोशिश करें, प्रश्नों को ब्रेक करने की कोशिश करें, प्रश्नों को ब्रेक करते हुए डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और रेस्पॉन्ड करते हुए इंट्रोडक्शन से लेकर कंटेंट प्रेजेंटेशन के स्तर तक एक्यूरेसी को मेंटेन करें, और अपने आंसर में समग्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। थैंक्स ए लॉट। कल फिर हम मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।